दोस्तों, आज मैं आपको एससीपी फाउंडेशन की एक डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट सुनाऊंगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी फरमाइश विजय सीरिया भाई ने की थी और मैं इसे ले आया। तो अगर आपका भी कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और राजवाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर कर दें ताकि हम आपके लिए यूनिक, मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरीज लाते रहें। दोस्तों, एससीपी फाउंडेशन की माने तो वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योर, कंटेन एंड प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ये क्या सुरक्षित रखते हैं? इनके मुताबिक ये ऐसी एंटिटीज और चीज़ों को सुरक्षित करते हैं जो नॉर्मल नहीं होकर पैरानॉर्मल या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या फिर अनएक्सप्लेन्ड होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में फैली है और इसके कई सारे एजेंट्स भी हैं जो ऐसी घटनाओं और चीज़ों पर नज़र बनाए रखते हैं जो नॉर्मल नहीं होती। ये लोग ऑर्गेनाइजेशन को इसकी रिपोर्ट करते हैं और फिर फाउंडेशन फैसला लेती है कि उन चीज़ों के साथ क्या किया जाए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो फाउंडेशन के साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करते हैं। जो चीज़ें छोटी होती है या जिनका ट्रांसपोर्टेशन संभव है तो उनको तो ये एजेंट्स एससीपी की फैसिलिटीज़ में पहुंचा देते हैं, लेकिन जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना मुमकिन नहीं होता उन्हें वहीं प्रोटेक्ट किया जाता है। इन चीज़ों को एक नंबर दिया जाता है जिनसे इनकी रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने में आसानी हो। ये नंबरिंग ऐसे दी जाती है लाइक SCP-420 वगैरह वगैरह। इनकी वेबसाइट में कई सारे डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट्स है जिनमें से कुछ मैं आपको यहाँ सुनाने वाला हूँ। 1692 लेवल 2 क्लासिफाइड। SCP-1692 2.7 स्क्वायर किलोमीटर का एक दलदली इलाका है जो सेंट्रल लुइसियाना में स्थित है। इस इलाके को कटीले तारों से घेर लिया गया है। यहाँ हर 500 मीटर के बाद आउटपोस्ट बने हैं और यहाँ पर रेगुलर पेट्रोलिंग होती है। गार्ड्स यहाँ पर पार्क रेंजर के भेष में पेट्रोलिंग करते हैं और आम नागरिकों को इस इलाके में घुसने से रोकते हैं। SCP-1692-1 ये नाम उस मुर्दा एंटिटी को दिया गया है जो किस चीज़ से बनी है इसका पता नहीं है और ये सेंट लैंड्री पैरिश लुइसियाना में स्थित है। SCP-1692-1 ज़्यादातर टाइम एक नवयुवती की तरह नज़र आती है जो कीचड़ में सनी हो, लेकिन इस एंटिटी को अपनी शेप चेंज करते भी देखा गया है। कभी कभार ये जानवरों का रूप ले लेती है तो कभी कभी उन लोगों का जो यहाँ पर लापता हुए हैं। SCP-1692-2 ये नाम उस गड्ढे को दिया गया है जो इस इलाके के बीचों बीच स्थित है और कीचड़ और पानी से भरा हुआ है। अब तक यानी 2014 तक इसमें 31 जोड़ी इंसानी अवशेष और 24 जानवरों के अवशेष पाए गए हैं। यहाँ मिली बॉडीज़ में से 14 बॉडीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और ये इसी इलाके में गायब हुए लोगों की थी जो 1910 से 1960 के बीच यहाँ गायब हुए थे। इस गड्ढे से टाइम टू टाइम नई बॉडीज़ मिलती रहती है, जबकि यहाँ पर अच्छे से वीडियो मॉनिटरिंग की जाती है और किसी को भी इसके अंदर जाते नहीं देखा गया। जब इस इलाके में कोई भूला भटका शख्स किसी तरह से पहुंच जाता है तो SCP-1692-1 बार बार अपना भेष बदलकर ऐसे लोगों को अलग अलग तरह के इशारे देकर उन्हें भटकाते रहते हैं और आखिरकार वो लोग भटक जाते हैं और उनका कोई निशान बाकी नहीं रहता। कुछ घंटों और कुछ हफ्तों के बीच कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें SCP-1692-3 इस नाम से बुलाया गया है। इसमें वो लोग जो यहाँ पर गायब हो गए हैं
वो मिलते हैं, लेकिन उनके कुछ बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन गायब होते हैं या उन्हें किसी तरह की बीमारी हो जाती है। इन लोगों को सब्जेक्ट्स कहा जाता है। इनमें से 84% ऐसे लोग होते हैं जिनमें फिजिकल एबनॉर्मली पाई जाती है, जैसे उनका गलत ब्लड ग्रुप, डिफरेंट उम्र की ऑर्गन्स, अलग बाल और आंखों का कलर, और इनकी भाषा में भी फ़र्क देखा गया है। इसके साथ ही 54% ऐसे भी साइन मिले हैं जिनमें शरीर पर टांचे लगाए गए थे, जिनसे पता चलता है कि इनकी किसी तरह से सर्जरी की गई थी। 2 लोगों को छोड़कर SCP-1692-3 के जितने भी केसेस थे उनमें सभी की मौत हो गई। इतिहास। SCP-1692 पहली बार 1938 में फाउंडेशन की नज़र में आया, जब कई सारे बच्चे एक झील के नज़दीक गायब हो गए, लेकिन दूसरे ही दिन उन्हें ढूंढ लिया गया। इनमें से 2 की उंगलियां और अंगूठे गायब थे और एक को एक्स्ट्रा फिंगर थी, और 3 बच्चों के बाल और आंखों के कलर अलग अलग थे। इस इलाके की छानबीन करते हुए लोकल ऑफिसर्स भी इसी तरह गायब हो गए, जिनमें से एक ऑफिसर को जब ढूंढा गया तो उसकी मानसिक स्थिति खराब थी। हालांकि वो कॉकेशियन था, लेकिन खुद को अफ्रीकन अमेरिकन बता रहा था। फाउंडेशन के लोगों को जल्द ही एक छोटे बच्चे की लाश मिली, जो तभी मरा था। उसके पैर गायब थे और जबड़े के ऊपर का पूरा हिस्सा वो भी गायब था, और उसकी स्किन भयानक तरीके से बड़ी हुई थी। इस बॉडी की जो फिजिकल बची थी उनसे और कपड़ों से इस शख्स का पता चला ये बॉबी डंबर था, लेकिन वो 25 साल पहले गायब हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि वो तो कुछ महीने बाद ही जिंदा और सही सलामत मिल गया था। इस बॉडी को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया, क्योंकि इसे हाथ लगाते ही ये डिकम्पोज होना शुरू हो गया था। अब बॉबी डंबर जो बड़ा हो चुका है, उससे इंटरव्यू लिया गया, लेकिन वो इस बॉडी को पहचानने में असमर्थ था। उसके पुराने इंटरव्यू से पता चलता है कि वो किसी लड़के के बारे में बता रहा था जो एक वैगन पे बैठा था, लेकिन इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिल पाई। फाउंडेशन ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जांच में पता चला कि लड़के को डंबर फैमिली ने रिकवर किया था, लेकिन एक आदमी जिसका नाम विलियम कैंटवेल वॉल्टर्स था, उसने ये दावा किया था कि ये लड़का चार्ल्स बी एंडरसन है, जो कि उस लेडी का बेटा है जो उसके लिए काम किया करती थी, और वॉल्टर ने डंबर फैमिली के खिलाफ केस फाइल कर दिया। लेकिन लड़के की फिजिकल हालत और उसे मिसेस डंबर को अपनी माँ कहना ये बताता था कि वो उन्हीं का लड़का है, इसलिए कोर्ट ने डंबर फैमिली के हक में फैसला सुनाया। वो आदमी जो खुद को बॉबी डंबर कहता था, वो अपनी ज़िंदगी जीकर 1966 में मरा। 2004 में उसकी डीएनए टेस्टिंग से पता चला कि बॉबी डंबर फैमिली से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता था, और साथ ही ये भी देखा गया कि उसका डीएनए म्यूटेट भी कर रहा है। इस इलाके में कई सारे हादसों के बाद 1939 में फाउंडेशन ने इस अफेक्टेड एरिया को क्वारंटीन कर दिया, लेकिन शुरुआत में ये इतना बड़ा इलाका नहीं था। इसे धीरे धीरे बढ़ाया गया, क्योंकि बाउंड्रीज के बाहर भी SCP-1692-3 की केसेस मिलने लगी थी। एक नौजवान औरत को फाउंडेशन द्वारा रिकवर किया गया। जब वो मिली तो उसकी लेफ्ट आंख और लेफ्ट जबड़े पर टांकों के निशान थे, और उसी से SCP-1692-1 और 2 की पहली बार पहचान की गई। जब SCP-1692-2 की पहचान की गई
तब उसमें से 2 बॉडीज़ मिली। इनमें से एक औरत जो वहाँ पर मिली वो उस औरत से काफ़ी सिमिलर दिख रही थी जो पहले उन्हें ज़िंदा मिली, लेकिन उस औरत ने इस बॉडी को पहचानने से इनकार कर दिया और ना ही वो इससे किसी तरह से रिलेटेड थी। इस बॉडी का लेफ़्ट साइड का हिस्सा गायब था और इसकी लेफ़्ट आई सॉकेट भी नहीं थी। उस औरत को काफ़ी टाइम तक उसी जगह पर रखकर मॉनिटर किया गया और फिर उसे उसकी फैमिली के हवाले कर दिया गया। उसके बाद उसने नेचुरल ज़िंदगी जी और मर गई और इस बीच कोई भी हादसा नहीं हुआ। कई सालों बाद जब डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि जिस फैमिली के पास उसे दिया गया था उस फैमिली से उसका डीएनए मैच नहीं करता। इस घड़े से जो जानवर मिले हैं उनका भी डीएनए म्यूटेटेड है।